160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल के तट पर पहुंचा चक्रवाती तूफान अम्फान। सुपर साइक्लोन के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में भारी बारिश। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का फंड मंजूर। 8 करोड़ प्रवासियों को अगले 2 महीने तक राशन की मंजूरी। और तेजी से रफ्तार पकड़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। देश में पिछले 24 घंटों में 5,611 नए मामले, 140 लोगों की मौत की खबर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का ट्रांसफर। यूपी में कांग्रेस की बसों पर तेज हुई सियासत। प्रियंका ने कहा अपने झंडे लगा ले बीजेपी, लेकिन बसों को चलने दे। बीजेपी का पलटवार। राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में मदद क्यों नहीं कर रही कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये फैसले कौन से हैं और इससे क्या सुविधाएं आम नागरिकों को मिलेंगी, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम सिक्योरिटी के प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी क्यों दी गई है। इस स्कीम में क्या क्या लाभ हो सकता है और अब इसके अलावा क्या कुछ नया करने जा रही है कैबिनेट, ये भी हम आपको बताएंगे। नए रंग रूप की भी बात करेंगे। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड मंजूर किया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये फंड किस तरह से मिलेगा एमएसएमई को, और इसमें कितना सरकार को दरअसल लगाना पड़ेगा, कितना पहले से ही बाजार में है, ये भी देखेंगे आज। उधर कोरोना संकट की बात करें अगर, तो कोरोना संक्रमण का दायरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में सरकार के पास क्या उपाय है, क्या विकल्प है, इसको जांचने की, परखने की कोशिश करेंगे आज हम देश की बात में। और देश की बात में बात उस तूफान की भी करेंगे जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कहर बनकर गिरने वाला है, और अम्फान जो कि तटीय इलाकों से टकरा चुका है। इस वक्त उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है और उम्मीद की ऐसी आशंका है कि इस तूफान से काफ़ी नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में इसको किस तरह से लिया जाए, इस पर हम एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और हमारी सरकारें, हमारी राज्य सरकारें, हमारी टीमें कितनी तैयार रहती हैं ऐसी आपात स्थितियों के लिए, इसकी भी जांच हम करेंगे। इसके बीच इन तमाम तूफान और महामारी के बीच जो सबसे ज़्यादा चिंता दे रही है वो है हमारी अर्थव्यवस्था, जिसको पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाफ़ी सी साबित हो रही हैं। राज्यों में हालांकि काम धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। कल कारखानों और उद्योगों पर लगातार धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर इन्हें चलाएगा कौन, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर या तो घर वापसी कर चुके हैं या फिर जाने को तैयार हैं। वो नहीं रहना चाहते उस शहर में जहां वो रोजगार की तलाश में आए थे। ऐसे में बिना श्रमिकों के मिलें और कारखाने कैसे चलेंगे, इनके चक्के कैसे घूमेंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को सुलझाने की कोशिश होगी आज देश की बात में। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मुश्किलें अगर देखें तो वो बदस्तूर बरकरार हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब भी मजदूर सड़क किनारे पैदल पैदल घर के लिए निकल रहे हैं, और लगातार आप इन तस्वीरों को देख भी रहे हैं। हमारे चैनल पर भी हमने हमेशा मजदूरों के हालत को देखने समझने की कोशिश की है और तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई है। मजदूरों की घर वापसी की कतार लगातार लंबी हो रही है। न तो सरकारी भरोसा उन्हें रोक पा रहा है और न ही कोई आश्वासन। हालांकि टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में सरकार की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है, ऐसे वायदे और ऐसी बातें हैं, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि अभी भी जितने भी इंतजाम किए गए वो सभी नाकाफी हैं। इस बीच प्रवासी श्रमिकों को लेकर यूपी में जो नई सियासत हो रही है, नया बखेड़ा खड़ा हुआ है,
उसको भी हम रखेंगे आज देश की बात में। कांग्रेस की ओर से सरकार को उपलब्ध कराई जा रही 1000 बसों को लेकर कैसे सियासत तेज हो गई है, ये हम आपको दिखाएंगे। और इस सियासत में आप ये भी देखेंगे कि कैसे सियासत का चेहरा विद्रूप हो जाता है। हालांकि आपात स्थिति हो, चाहे कि वो महामारी की स्थिति हो, फिर भी सियासत इस रूप में चलती है जिसमें अपने से विपक्ष में खड़े लोगों को बस खत्म कर देना है, बस बदनाम कर देना है। और यही आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी सरकार के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। प्रियंका लगातार उन पर आरोप लगा रही हैं, उधर सरकार तरह तरह से प्रियंका गांधी को और उनके सचिव को कटघरे में लेने की कोशिश कर रही है। इसी बीच रायबरेली से बागी कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के नियत पर जो सवाल उठाए हैं सोशल मीडिया पर, वो काफी ट्रेंड हो रहा है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। उधर योगी सरकार की जो तारीफ की जा रही है, कभी अदिति की गिनती टीम प्रियंका के सदस्यों में होती थी, लेकिन अब उनकी तारीफ से तमाम उनके जो तेवर हैं वो समझ में आ रहे हैं कि काफ़ी बागी हो चुके हैं और अदिति अपना भविष्य कहाँ देख रही हैं, ये भी सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इन तमाम खबरों पर भी नज़र हम डालेंगे। इसके अलावा पूरे भारत में कोरोना से लड़ाई की क्या तैयारी है, इस पर भी बात होगी और सरकार के तमाम उन नियमों की भी बात करेंगे जो इन 100 दिनों में बदल गए हैं। उधर एक और जहां दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, वहीं चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला है। एक और जहां ड्रैगन विदेशी कंपनियों के चीन छोड़कर भारत जाने की खबरों पर भड़का हुआ है, वहीं लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में उसका रुख आक्रामक होता जा रहा है। नेपाल भी इसी कड़ी में भारत के लिए एक सरदर्द अब बनता जा रहा है। नेपाल लगातार जो नए मैप्स रिलीज कर रहा है उसमें भारतीय क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बता चुका है। इन तमाम खबरों पर भी देश की बात में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद करेंगे और एक ऐसे सितारे को भी जो हमारे लिए बेहद खास है। तो बने रहिए देश की बात में हमारे साथ। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपर साइक्लोन अम्फान की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से सुपर साइक्लोन अम्फान टकरा चुका है। इसके कारण बंगाल और ओडिशा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। पिछले 21 साल में सबसे तेज तूफान है जो धरती से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई थी। अम्फान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया के बीच सुंदरबन के पास धरती से टकराया। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान के मुताबिक दोनों ही राज्यों में कई टीमें काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमें ओडिशा और 19 टीमें पश्चिम बंगाल में हैं। इसके अलावा 24 टीमें एयरलिफ्ट के लिए स्टैंड बाय में हैं, जो 15 मिनट में तैयार होकर लिफ्ट हो सकती हैं। इसके अलावा सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमें भी हाई अलर्ट पर हैं। देश में 21 साल के बाद कोई सुपर साइक्लोन आया है। 1999 में एक चक्रवात ओडिशा के तट से टकराया था, उसे साइक्लोन O5B या पारादीप साइक्लोन का नाम दिया गया था। तब करीब 9000 लोगों की मौत हो गई थी। सुपर साइक्लोन अम्फान के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित तटीय इलाकों से लाखों लोगों को निकाला गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अम्फान कई प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदा है। जो अभी चिंता का विषय बना हुआ है वो ये है कि किस स्पीड से लैंडफॉल होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में बदलेगा अगर, तब भी ये इसकी स्पीड काफी होगी और इसमें डैमेज पोटेंशियल काफी रहेगा। और दूसरा जो चिंता का विषय है वो स्टॉर्म सर्ज जो है, जो टाइडल वेव आएगा वो कितना होगा और वो कितना अंदर आइलैंड में जाएगा। ये दोनों चिंताओं पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कुछ जिले ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे, बालासोर, भद्रक जैसे जिले हैं, वहां ज्यादा इवैक्यूएशन हुआ है। उसी तरह से बंगाल सरकार ने ये सूचना दी है कि लगभग 3,30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। वहां भी 6 जिले हैं और 7 जिले हैं और वहां पर कोशिश ये की गई है कि जो दक्षिण साउथ 24 परगना जो है और ईस्ट मिदनीपुर, इस इलाके में ज्यादा। उधर पूरा देश अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महासंकट से बचने का कोई उपाय अभी तक नहीं हो पाया है। इस महामारी के बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक पर
सबकी निगाहें टिकी थी, सबको उम्मीद थी कि कोरोना संकट को लेकर सरकार कुछ अहम फैसले करेगी। ऐसा हुआ भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय सुरक्षा की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दे दी गई। ये योजना इस साल 31 मार्च को खत्म हो गई थी। ये स्कीम 60 साल और ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक 10 साल के लिए निवेश करके मासिक या सालाना पेंशन का विकल्प ले सकते हैं। उन्हें एक तय रिटर्न की गारंटी मिलती है। एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर सकता है। इसके अलावा बैठक में एमएसएमई सेक्टर को लेकर निर्णय हुआ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर कर दिया गया। अपने आर्थिक पैकेज में सरकार ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा कोयला, इग्नाइट खदानों की नीलामी के लिए नए नियमों, नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई। सरकार ने पिछले दिनों कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का ऐलान किया था। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी मिली है। साथ ही 8 करोड़ प्रवासियों के लिए अगले 2 महीने तक राशन की मंजूरी भी दी गई है। तो देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 5,000 नए मामले सामने आ गए हैं। पिछले 24 घंटों में भी कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए और 140 लोगों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 1,06,750 हो गई है। वहीं अब तक 3,303 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 42,298 लोग ठीक हुए हैं। अभी देश में 61,149 एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र में लोग प्रभावित हैं। यहां अब तक 37,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 1,325 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र में 9,639 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 10,000 के ऊपर है और 168 लोगों की मौत की खबर है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 4,926 हो गई है, जबकि 123 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश इस समय बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी की मार है, तो दूसरी तरफ लगातार गिरती जा रही अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप आंकड़ों से देख सकते हैं। बावजूद इसके सरकार ने लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। संदेश साफ है कि जान जरूरी है, लेकिन जहान भी उतनी ही बड़ी मजबूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। लॉकडाउन का कितना असर हुआ है, इस पर सवाल जवाब तो आगे होगा, लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन के कारण सरकार को स्वास्थ्य तैयारियों को मुकम्मल करने और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का कुछ मौका मिला। बावजूद इसके ये नहीं कहा जा सकता कि देश की जनसंख्या के लिहाज से क्या सारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं उनसे ये पता चलता है कि अगर कोरोना की स्थिति कंट्रोल से बाहर हुई तो काबू पाना इस देश में मुश्किल होगा। जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे जून के पहले हफ्ते तक मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा होने का अंदेशा है। अगर ऐसा होता है और हालात बिगड़ते हैं तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक देश के अस्पतालों में 1700 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड है। न सिर्फ अस्पतालों की बल्कि डॉक्टरों की भी कमी है। 30 सितंबर 2019 को लोकसभा में दिए जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि देश में 12 लाख के आसपास एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनमें से 80% यानी 9.61 लाख डॉक्टर भी काम करने की स्थिति में होते हैं, तो 1,404 लोगों पर एक डॉक्टर होगा। WHO के मानक से भी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 69,264 अस्पताल हैं। इनमें से 25,778 सरकारी और 43,486 निजी अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 18,99,228 बेड हैं। सबसे ज्यादा 17,103 अस्पताल उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ 4,635 सरकारी और 12,468 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, जहाँ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 10,684 है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में 16 मई तक 3.1% कोरोना मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आंकड़ा अगर बढ़ गया तो क्या होगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में 35,699 और प्राइवेट अस्पतालों में 59,262 आईसीयू बेड हैं। यानी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कुल मिलाकर 94,961 आईसीयू बेड हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है। यहाँ 35,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मिला दें तो केवल 11,587 आईसीयू बेड हैं। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के अनुसार देश में सिर्फ 47,481 वेंटिलेटर ही हैं। इनमें से 17,850 वेंटिलेटर सरकारी और 29,631 वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों में हैं। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि 16 मई तक सिर्फ 0.45% मरीज ही वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं। लेकिन चिंता वाली बात ये भी है कि देश की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है और अगर हमारे यहाँ भी हालात अमेरिका, यूरोप जैसे बन गए तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मानसिक अवसाद या डिप्रेशन के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में कठोर लॉकडाउन में मानसिक बीमारी के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। घर में बैठे लोगों में अकेलेपन, खालीपन और संक्रमण के डर के कारण लोग डिप्रेशन और घबराहट की स्थिति पैदा हो रही है और लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी के ऑनलाइन सर्वे में लॉकडाउन के बाद लगातार गिरती मानसिक सेहत की तस्वीर सामने आई है। सोसाइटी में कहा गया है कि सर्वे में मानसिक बीमारियों के मामलों में 20% वृद्धि देखी गई है, जिससे 7 भारतीयों में से कम 1 प्रभावित हुआ है। और इसी के साथ साथ तमाम जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं उसमें आत्महत्या के जो मामले हैं, उससे बचाने के जो मामले हैं, वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मानसिक अवसाद या डिप्रेशन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 मार्च 2020 को क्वारंटाइन की अवधि की शुरुआत हुई और उसके बाद से आत्महत्या के आंकड़े बढ़े हैं। SOS या इमरजेंसी कॉल्स के भी आंकड़े बढ़े हैं। देश में कठोर कोरोना वायरस लॉकडाउन में मानसिक बीमारी के मामलों में वृद्धि देखी गई है। किस्म का एक डर हो गया है और वे डर में लोगों ने जो एक घर के अंदर रह पड़े हैं, उनकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल थी वो पूरी चेंज हो गई है। तो ये सब कारण से, ये अकेलापन से, ये डर से लोगों का जो है डिप्रेशन हो गया है कि उनकी नॉर्मल एक्टिविटी बंद हो गई है। जो एक काम पे जाते थे, एक बच्चों को स्कूल जाना था, तो आप देख रहे हैं कि इंसान को ऐसे लग रहा है कि हम क्यों जिए। इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी ने कहा है कि हाल में किए गए एक अध्ययन में मानसिक बीमारियों के मामले में 20% वृद्धि देखी गई है, जिससे 7 भारतीयों में कम से कम 1 प्रभावित हुआ है। कोरोना संकट की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। लोग लगभग घरों में कैद हैं। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की मजबूरी लोगों के भीतर असुरक्षा की भावना और अकेलापन भर रही है। दूसरों से दूरी मन में अकेलापन और घबराहट पैदा कर रही है। नतीजा तनाव, चिंता और डिप्रेशन है। अकेलेपन के कारण लोगों के अंदर खुदकुशी जैसे खतरनाक ख्याल भी पनप रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सैकड़ों लोग मानसिक अवसाद की चपेट में हैं। पंजाब में भी डिप्रेशन से जुड़े खुदकुशी के मामले सामने आए हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में भी यही स्थिति है। ऐसे में शराब की दुकानें तक खोले जाने की मांग की जा रही है। यही वजह है कि शराब की दुकानों को तत्काल खोलने तक की अपील भी की गई है और कई जगह शराब की दुकानें खुली भी हैं। केरल में भी कोरोना की वजह से मानसिक अवसाद से लोग पीड़ित हुए हैं और मौत को गले लगाए हैं। लॉकडाउन में अवसाद के कारण कम से कम 7 लोग विभिन्न तरीकों से आत्महत्या कर चुके हैं। एशियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में छपी एक स्टडी में भारतीय लोगों में डिप्रेशन की रिपोर्ट सामने आई। अप्रैल के पहले हफ्ते में 18 से ज्यादा उम्र के 662 लोगों पर हुई स्टडी में 12% लोगों का कहना था कि कोरोना के डर के कारण उन्हें नींद नहीं आती।
40% लोगों का कहना था कि कोरोना के खौफ के कारण उनका दिमाग अस्थिर हो जाता है। 72% लोगों ने माना कि उन्हें कोरोना के दौर में खुद और परिवार की बहुत ज्यादा चिंता होती है। 41% लोगों का कहना था कि जब घर में कोई बीमार होता है तो उनकी घबराहट बढ़ जाती है। लॉकडाउन की वजह से बढ़ते डिप्रेशन ने अब वैज्ञानिकों, सरकारों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत आखिर इस मानसिक स्वास्थ्य संकट से कैसे उबरेगा। WHO के आंकड़ों के मुताबिक देश की आबादी में से 9 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी किस्म के मानसिक अवसाद की चपेट में हैं। देश में 9000 से कुछ ही ज्यादा मनोचिकित्सकों की वजह से हर 1 लाख मरीज पर महज 1 डॉक्टर उपलब्ध हैं। इससे परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। लांसेट साइकियाट्री में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में डिप्रेशन और घबराहट की बीमारियों से ग्रसित लोगों की तादाद वर्ष 1990 से 2017 के बीच बढ़कर दोगुनी से ज्यादा हो गई है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। विडंबना यह है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए बजट में लगातार कटौती हो रही है। वर्ष 2018 में इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान था, वही वित्त वर्ष 2019 में इसे घटाकर 40 करोड़ कर दिया गया। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में एक हालिया अध्ययन में कहा गया था कि मोटे अनुमान के मुताबिक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को लागू करने में 95,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन हकीकत में इसका एक छोटा हिस्सा भी इस पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इससे स्थिति और भयावह होने का अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण ने एक और जहां लोगों की जिंदगी के लिए संकट पैदा कर दिया है, वहीं इसे रोकने के लिए जारी लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। एक अध्ययन के मुताबिक कोरोना में से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और जैसे तमाम 8 राज्य हैं, जिनकी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। यानी कोरोना देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा बनने जा रहा है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 8 राज्य करीब 58% रोजगार मुहैया कराते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में उनकी हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं और देश की GDP का बड़ा हिस्सा से आता है। शीर्ष 8 राज्य 17 मई को लॉकडाउन 3 के पूरे होने पर सभी जिलों के आधार पर तय किए गए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य औद्योगिक उत्पादन के कारण आर्थिक तौर पर सक्षम और मजबूत हैं। ऐसे में लॉकडाउन के चलते इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक ऋण अनुपात के कारण ज्यादा असुरक्षित हैं। इनकी आर्थिक निर्भरता मुख्य तौर पर पेट्रोलियम उत्पादकों पर मिलने वाले टैक्स, शराब और स्टैम्प ड्यूटी पर है, जो इन दिनों बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि पर आधारित आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं अपेक्षाकृत तौर पर कोरोना का कम असर झेलने वाले कर्नाटक और केरल में भी बंदिशों के चलते औद्योगिक उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार जैसे कृषि आधारित राज्य देश की अर्थव्यवस्था को इस बार सहारा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था और श्रम शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। देश के मजदूर ही अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत पहिया है। हालांकि कोरोना के संकट ने इन दोनों को ही मुश्किल में डाल दिया है, जिसके कारण विकास की रफ्तार का चक्र जैसे रुक सा गया है। लॉकडाउन के कारण मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं और घरों की ओर वापसी कर रहे हैं। उधर देशबंदी के कारण इकोनॉमी की हालत पहले ही खराब है और अब श्रमिकों का पलायन और भी ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाला हो गया है। कारण ये है कि सरकार ने उद्योग धंधों और कारखानों को चलाने का फरमान तो दे दिया, लेकिन इसके लिए जो श्रम शक्ति लगती है, यानी जिन मजदूरों की जरूरत होगी, वो अब ढूंढे भी नहीं मिल रहे हैं। और जो राज्य अब अपील कर भी रहे हैं कि मजदूर न जाएं, मजदूर अब अपनी जमीन इतनी खिसकी पा रहे हैं कि वो चाहकर या अनचाहे ही गांव वापस लौट जाना चाहते हैं। सरकार के दावों एक तरफ हैं और मजदूरों की बेबसी एक तरफ।
अब तक लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव पहुंच भी गए हैं। पलायन करने वाले मजदूरों के साथ इनके परिवार भी हैं। इसका परिणाम उन राज्यों को आने वाले कई सालों तक भुगतना होगा जहां ये मजदूर वापस घर लौट रहे हैं। कई राज्यों में कल कारखाने बंद हो चुके हैं। मजदूर न होने से उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। खेती किसानी के लिए भी श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन कभी ना खत्म होने वाली दास्तां बनती जा रही है। प्रवासी मजदूरों का इस तरह से जाना न सिर्फ दर्दनाक है, बल्कि इसने पूरे सिस्टम के खोखलेपन की पोल खोल कर रख दी है। कोई पैदल, कोई साइकिल पर, कोई रिक्शे पर, तो कोई ठेले पर, जिसे जो मिल रहा है उसी का सहारा लेकर मजदूर चले जा रहे हैं। सड़कों पर एक खत्म न होने वाली कतार नजर आ रही है। मजदूरों के पलायन की कई वजह है। पहली तो शुरुआत में उनकी दिक्कतों पर किसी का ध्यान नहीं गया, ना ही केंद्र का, ना ही राज्य सरकारों का। जब स्थिति बिगड़नी शुरू हुई और श्रमिकों की दिक्कतें बढ़ने लगी, तब पलायन का दौर शुरू हो गया। उसके बाद जाकर केंद्र और राज्यों की नींद खुली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब सरकारें मजदूरों से रुकने की मिन्नतें कर रही हैं। सारी सुविधाएं और संसाधन देने के वादे हो रहे हैं, लेकिन इतनी तकलीफें सहने के बाद श्रमिक अब रुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। लॉकडाउन के इस मोड़ पर मजदूरों का पलायन एक तरफ जहां भविष्य में उद्योग धंधों पर संकट पैदा कर रहा है, वहीं औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की संभावना को भी सीमित कर रहा है, क्योंकि श्रम की कमी का असर कामकाज पर देखने को मिल सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे भी इन तस्वीरों को यदि आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनके दिलों पर कितने घाव पड़े होंगे। वो जिनके पैरों में छाले हैं, जिनके हाथों में छाले हैं, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। उधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। अदम गोंडवी के नाम से प्रसिद्ध रामनाथ सिंह ने जब ये कविता लिखी तो उनके हृदय में मजदूरों का वो दर्द, वो त्रास थी जो उन्होंने उस दौर में देखा। इसके बाद कई मौसम बदले, सत्ता बदली, व्यवस्था बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मजदूरों की किस्मत। अमरत्व की चाह में कई ऋषि मुनियों, देवताओं और दानवों ने सालों साल तक तपस्या की, समुद्र का मंथन करके अमृत तक प्राप्त कर लिया। लेकिन गरीबी, बेबसी और मजबूरी ये ऐसी चीजें हैं जो मजदूरों को न चाहते हुए भी जन्म के साथ ही मिल जाती हैं और जन्म से मृत्यु तक ये उनके साथ बनी रहती हैं। आज के दौर में इतना सगा तो खुद का बेटा और भाई भी नहीं होता जितना सगा मजदूरों को मिला ये दर्द है। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन ने उनकी पूरी जिंदगी ऐसी तहस नहस कर दी कि उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उम्मीदों की इमारत इस कदर धराशायी हुई कि उसमें कुचल कर न जाने कितने मजदूर बेमौत मारे गए। सरकारी मदद की आस के बीच पलायन जारी है। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, पैरों से खून निकल रहे हैं, ओठ सूख गए हैं, खलक प्यास की मारी है, लेकिन मंजिल की तलाश में कदम बढ़ते ही जा रहे हैं। और मंजिल भी ऐसी जो उन्हें गले लगाने के लिए तत्पर नहीं है। गांव भी पहुंच रहे हैं तो वहां उनकी स्थिति और बदतर होती जा रही है। लेकिन करें तो क्या करें, इधर कुआं उधर खाई। मजबूरी कदमों को रुकने का नाम नहीं दे रही और थका हुआ शरीर चलने नहीं दे रहा। दो पाटों के बीच पिस रही जिंदगी मौत से दो दो हाथ कर रही है, लेकिन आगे बढ़ते रहने और घर पहुंचने की जिद हर हार पर भारी पड़ रही है। अब ना कुछ सोचना है, ना समझना है, ना किसी के वादे पर एतबार है, न दावों पर भरोसा। दिल से मौत का डर खत्म हो गया है और जिंदगी की आस लिए मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। दावों और वादों के भंवर में उलझी सियासत के बीच मन जल्दी से जल्दी घर जाने को बेकरार है। रास्ता लंबा है, कठिन है, पर उस हिम्मत के आगे कुछ नहीं जिसने न जाने कितनी बार पहाड़ों को काट कर अपने लिए रास्ता बनाया। गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले मजदूर को कंक्रीट के शहर में तो जगह नहीं मिली,
पर उनके फौलादी इरादों को इसकी जरूरत ही कहाँ है। पाँव चलते चलते थक गए हैं, आंखें पथरा गई हैं। भूख से रोते बिलखते बच्चों का दर्द देखा नहीं जा रहा, पर करे भी तो क्या करें। अकेले अपना बोझ होता तो शायद ढो भी लेते, लेकिन परिवार को साथ लेकर चलना पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। लाश बन चुकी जिंदगी को जिंदा रखने की कवायद जारी है। मरते दम तक हार नहीं मानने की जिद हमें घर की ओर खींच रही है। पैरों का छाला घाव बनता है, फिर इस उम्मीद से सूखता है कि घर पहुंचने पर शायद तकलीफें कुछ कम हो जाएं। इन मजदूरों के दर्द की कोई दवा नहीं है। इनके पास थकान तो भरपूर है, पर सुकून नहीं। इन्हें कमर तोड़ मेहनत का वरदान तो हासिल है, पर मजबूरी और मुफलिसी का नासूर भी साथ मिला है। जिन हाथों ने देश के विकास को रफ्तार दी, कोरोना लॉकडाउन ने इनकी रफ्तार को रोक दिया है। बाकी कसर सियासी दलों की सियासत ने भी पूरी कर दी है, जिन्हें मतलब मजदूरों से नहीं, उनकी मजबूरी से है, जिस पर सियासी रोटियां अच्छे से सेकी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लॉकडाउन 4 में दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सशर्त बहाल कर दिया गया है। दिल्ली वालों की सुविधा को देखते हुए आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस लॉकडाउन में कई सारी छूट दी है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है और ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार के नियम में एक नियम है ऑटो रिक्शा में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। दिल्ली सरकार का आदेश है कि एक ऑटो रिक्शा में एक ही सवारी को बिठाया जाएगा। अब ऑटो रिक्शा चालक इस आदेश का पालन करते हुए एक ऑटो में केवल एक ही व्यक्ति को बिठा रहे हैं। हालांकि इसके कारण कई तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं। जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसलन अगर कोई व्यक्ति परिवार या बच्चों के साथ है तो एक ऑटो में एक व्यक्ति कैसे बैठ सकता है। ऐसा होगा तो सभी को एक ही स्थान पर जाने के लिए अलग अलग ऑटो लेने होंगे, जिसके कारण सभी को बड़ी असुविधा होगी। सरकारी फरमान आया तो ऑटो वालों के चेहरे खिल उठे। लॉकडाउन ने कमाई पर ताला लगा दिया था, परिवार चलाने में मुश्किलें आ रही थी, लेकिन अब जबकि सड़कों पर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा उतारने की इजाजत मिल गई है, तो एक बार फिर से चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। हालांकि ऑटो और ई रिक्शा चालकों को सरकारी दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन करना होगा। अभी आपने देखा होगा, एक सवारी लेकर आया हूँ मैं तो, और जो किराए की जो चलाते हैं वो कहाँ से निकालेंगे। कुछ किराए वाले भी हैं, उन्होंने जो जिसकी गाड़ी है उसको किराया भी देना है और अपना भी निकालना है, तो वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे किराए वाले। एक सवारी लेकर जा रहे हैं जी। एक सवारी लेकर जा रहे हैं। क्या एक सवारी से आपको अब क्या करें, मजबूरी में तो करना पड़ेगा, किसी तरह तो पेट पालना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 महीने से तो ऐसे भी बैठे थे हम लोग। अलाउ हो गया है चलाने के लिए, 2 पैसेंजर बैठाना है और जो पैसेंजर मास्क नहीं पहने उसको नहीं बैठाना है। राजधानी दिल्ली में 31 मई तक कैब एक साथ 2 यात्री, वहीं ऑटो और ई रिक्शा वाले सिर्फ एक सवारी के साथ ही चल सकते हैं। इस फरमान से कई चालक परेशान भी हैं। उनका कहना है कि इस तरह तो ईंधन का पैसा भी निकालना मुश्किल होगा। इससे बेहतर है खाली घर बैठ जाएं। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को लेकर जारी गाइडलाइन से यात्रियों के बीच भी कुछ नाराजगी है। उनका कहना है कि ये कैसा नियम है कि परिवार के 2 लोग अलग अलग वाहनों में सवारी करें। सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही गाड़ी के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा सीमित संख्या में यात्रियों को बैठने की अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और सुविधा और असुविधा के बीच सियासत भी अपने जोर पर है। मजदूर अब भी पैदल सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन बसों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी के सियासत में कुछ कर गुजरने की इच्छा पाले प्रियंका गांधी वाड्रा योगी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी कहा है कि कांग्रेस सिर्फ सियासी दिखावा कर रही है। इस बीच एक बार फिर से रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए अगर बसें देनी ही थीं तो सबसे पहले प्रियंका को राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों से प्रवासियों को वापस लाना चाहिए था। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की योगी सरकार की कोशिशों की भी जमकर तारीफ की।
कांग्रेस की 1000 बसों पर सियासत जारी है। लखनऊ से दिल्ली तक हंगामा बरपा है। मजदूर तो पैदल ही गांव की ओर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी हमदर्दी पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में शब्दों के बाण चल रहे हैं। योगी सरकार को कांग्रेस द्वारा उपलब्ध कराई गई 1000 बसों की सूची पर विवाद खड़ा होने के बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जांच में सही पाई गई 879 बसों के लिए अनुमति मांगी है। साथ ही 200 बसों की एक और सूची सरकार को सौंपने की बात कही है। योगी सरकार के घेराबंदी के प्रयास में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सामने आए और यूपी सरकार पर संवेदनहीनता के आरोप लगाए। यूपी के जहां पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुंचाइए, वहां जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। हालांकि योगी सरकार पर हमलावर कांग्रेस 1000 बसों के मुद्दे पर अपना ही घर नहीं संभाल पाई। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पूरे मामले पर अपनी पार्टी के रुख की कड़ी आलोचना की और सीएम योगी की तारीफ की। अपने ट्वीट में आदिति ने लिखा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत। 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें से आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की मकसद बसों को खड़ा करके फोटो खिंचवाना था या जो प्रवासी हमारे श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, उनको उनके घरों पर पहुंचाना था। निश्चित तौर से जो कुछ दिख रहा है उसमें बसों को खड़ा करके फोटो खिंचवाने की मंशा जरूर साफ दिखाई पड़ रही है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने या उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने की मंशा नहीं दिखाई। अपने अगले ट्वीट में अदिति सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। लिखा, कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहाँ थी ये तथाकथित बसें। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए, बॉर्डर तक न छोड़ पाई। तब सीएम योगी ने रातों रात बसें लगाकर इन बच्चों को घर पहुंचाया। खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की थी। ये पूरी खींचतान बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर हुई। कांग्रेस ने जिन 1000 बसों की लिस्ट यूपी सरकार को सौंपी थी, उनमें से कई के रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और यहाँ तक कि एम्बुलेंस के नाम पर पाए गए। एक पर योगी सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा कि 800 से ज्यादा बसें तो सही कागजात वाली है, उनका ही इस्तेमाल कर मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। यूं अदिति सिंह की ये तारीफ कोई नई बात नहीं है। ये अब समझा जा चुका है कि अदिति सिंह अपना भविष्य बीजेपी में तलाश रही हैं और इसीलिए लगातार वो तारीफ कर रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बसों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत चल रही है, उससे सीधा नुकसान यदि किसी का हो रहा है तो वो है मजदूर। कोरोना वायरस से लड़ाई में आगे बढ़कर मोर्चा संभाले हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अब जल्द ही वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं। आगामी 22 मई को वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन पद संभालने वाले हैं। हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे, जो WHO के 34 सदस्यों के बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे, जो अभी 34 सदस्यीय बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस वैश्विक मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव पर विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 194 देशों ने हस्ताक्षर किए। पिछले साल दक्षिण पूर्व एशिया ग्रुप ने फैसला कर लिया था कि इस बार बोर्ड चेयरमैन का चयन भारत की ओर से होगा। खबरों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को पद संभालेंगे। ये पद हर साल बदलता रहता है। ये पूर्णकालिक जिम्मेदारी नहीं है और स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ
बैठकों में शामिल होना होगा। बोर्ड की बैठक साल में 2 बार होती है और मुख्य बैठक आमतौर पर जनवरी में होती है। कार्यकारी बोर्ड का मुख्य काम स्वास्थ्य असेंबली के फैसलों और नीतियां तैयार करने के लिए उचित सलाह देने का होता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की ओर से कोरोना वायरस को लेकर WHO पर चीन से मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ WHO की भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए सभी सदस्य देशों ने हामी भरी है। तकनीकी रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर 34 देशों को ही कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है, लेकिन पहली बार इसमें ऐसे देशों को भी शामिल किया गया है जो इसमें काफी पिछड़े हैं। भारत के अलावा बोर्ड के सदस्यों के रूप में बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस और ब्रिटेन को जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ी चोट पहुंची है। वहीं कई बड़े देशों में चीन सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इस ग्लोबल महामारी को लेकर चीन के रवैये से नाराज अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस समेत कई देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को वहां से निकालने की सोच रहे हैं। इनमें से कई देश चीन के विकल्प के रूप में भारत को देख रहे हैं। जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय जूता बनाने वाली कंपनी ने तो यूपी के आगरा में यूनिट लगाने का फैसला भी कर लिया है। इन सब फैसलों से चीन परेशान हो गया है और भारत को डराने के लिए हर तरह की तरकीबें निकाल रहा है। कोरोना के कारण दुनिया भर में आलोचना झेल रहा चीन विदेशी कंपनियों के कारोबार को समेटने के फैसले से भड़क गया है। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि कोरोना संकट के बाद नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसे छोड़कर भारत का रुख कर सकती है। कोरोना के कारण दुनिया भर में आलोचना झेल रहा चीन विदेशी कंपनियों के कारोबार को समेटने के फैसले से भड़क गया है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के जरिए ड्रैगन ने भारत पर निशाना साधा है। चीन ने तंज कसते हुए कहा कि भारत कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा गठित की गई इकोनॉमिक टास्क फोर्स का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टास्क फोर्स का गठन चीन से निकलने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को आकर्षित करने के लिए किया गया है। ड्रैगन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण चीन आर्थिक दबाव में नहीं है और भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भ्रम ना पाले। चीन ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जारी तनाव भारत के लिए औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने का अवसर प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अपने खराब बुनियादी ढांचे, कुशल श्रम की कमी और कठोर विदेश निवेश प्रतिबंधों के कारण मैन्युफैक्चरिंग बनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चीन की धमकियों का भारत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर असर नहीं होता दिख रहा है। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में फुटवेयर सप्लाई करने वाली जर्मन कंपनी वॉन वेल्क्स चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर आगरा में यूनिट लगाएगी। आगरा में लगने वाली यूनिट से हर साल 30 लाख जोड़ी जूते बनाए जाएंगे। कंपनी के इस कदम से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर फुटवेयर कंपनी के लिए सोल, स्पेशल फैब्रिक और केमिकल्स बनाए जाएंगे जो मौजूदा समय में भारत में उपलब्ध नहीं है। चीन छोड़कर यूपी में कंपनी के निवेश करने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ सस्ती और स्किल्ड लेबर है। इसके अलावा जूता निर्माण के लिए जरूरी रॉ मटेरियल भी उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसके अलावा पिछले दिनों लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने के बाद सीमा पर तनातनी बढ़ती ही जा रही है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना द्वारा अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सड़क बनाए जाने के चलते ही चीन बौखलाया हुआ है। चीन इस फिराक में है कि भारत इस सड़क को न बनाए, इसलिए उसके सैनिक 5 मई को भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। तब भारतीय सेना ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस दौरान हाथापाई भी हुई थी।
लद्दाख और सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया है, लेकिन मामला पूरी तरह शांत होता नहीं दिख रहा है। चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की है। इसके बाद भारत ने भी जवानों की संख्या में इजाफा कर दिया है। लद्दाख की पेंगोंग झील के अलावा डेमचौक, दौलत बेग, ओल्डी और गलवा नदी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। चीन ये साजिश ऐसे वक्त पर रच रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपुलेख मामले में नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय सेना द्वारा अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सड़क बनाए जाने के चलते चीन बौखलाया हुआ है। चीन इस फिराक में है कि भारत LAC के पास सड़कें न बना पाए। चीन ने वास्तविक नियंत्रण के करीब अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया है। इसके जवाब में भारतीय सेना भी बेहतर क्षेत्र रक्षण के लिए सड़क बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।